नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है और आज मैं आपके सामने हिंदी साहित्य का इतिहास विषय में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। साहित्य का इतिहास दर्शन व हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। साहित्य का इतिहास दर्शन क्या है, इसको समझने के लिए सर्वप्रथम मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्य के इतिहास के संबंध में जो पंक्तियां हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में बहुत ही पहुँचे हुए विद्वान रहे हैं और सर्वप्रथम जो विधिवत सुव्यवस्थित तरीके से इतिहास लिखा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश बस्ती में हुआ था। ये जो ऊपर पंक्तियाँ लिखी हुई हैं ये हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में और उस इतिहास लेखन की कौन सी प्रवृत्ति होनी चाहिए उसके बारे में हमारे सामने एक खाका तैयार करती हैं। साहित्य के इतिहास को आचार्य शुक्ल ने जनता की संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब कहा है। इस पर विचार करते हुए हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियाँ कौन कौन सी रही हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास लेखन की 4 प्रमुख पद्धतियाँ अब तक हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें से सबसे पहली है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी पद्धति है कालानुक्रम पद्धति, तीसरी है विधेयवादी पद्धति और चौथी है वैज्ञानिक पद्धति। ये पद्धतियाँ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित हैं। लेखन का प्रकार किस तरह का होगा, कौन सा ऐसा मूल आधार होगा जिसे लेकर के हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाएगा, उसे ये व्याख्यायित करती हैं। इन पद्धतियों को हम एक बार संक्षेप में जान लेते हैं जिससे हमें यह पता लग जाए कि हिंदी साहित्य में ये पद्धतियाँ किन आधारों पर काम करती हैं। पहली जो पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। यह पद्धति वर्णमाला के जो क्रमिक वर्ण हैं उनको आधार मानकर काम करती है। इसमें वर्णमाला के क्रम में जो वर्ण आते हैं उसके अनुसार कवि और लेखकों का परिचय दिया जाता है। इस पद्धति में मान लीजिए जैसे कै वर्ण पर जितने भी कवि होंगे उन सब का परिचय एक साथ दिया जाएगा। जैसे कि कबीर और केशवदास का विवेचन एक साथ किया जाएगा, क्योंकि दोनों के ही नाम कै वर्ण से प्रारंभ होते हैं। भले ही कालक्रम की दृष्टि से कबीर भक्ति काल के हैं और केशवदास रीति काल के, उनकी प्रवृत्तियां भी अलग अलग हैं, लेखन के प्रकार भी अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि यह पद्धति वर्णानुक्रम पर काम करती है इसलिए दोनों का परिचय एक साथ एक ही जगह पर इतिहास ग्रंथ में मिलेगा। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन के प्रसिद्ध विद्वान जो फ्रेंच विद्वान हैं गारसा द तासी, और हिंदी के इतिहास लेखन के एक और अन्य विद्वान शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ इसी पद्धति पर लिखे गए हैं। इन दोनों विद्वानों ने वर्णानुक्रम पद्धति पर काम किया है और हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे हैं। दूसरी जो पद्धति है वह है कालानुक्रमी पद्धति। इस पद्धति में लेखकों व कवियों का विवरण ऐतिहासिक कालक्रमानुसार तिथि क्रम से होता है। यह वर्ण क्रम के अनुसार किया जाता है। रचनाकार की जन्म तिथि को आधार मानकर ही इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। यानी कि यह पद्धति कौन
पहले जन्मा है या किस काल में जन्मा है, उस वर्ष को आधार मान करके कवियों का लेखन परिचय, व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय दिया जाता है। साहित्य का इतिहास यदि देखा जाए तो केवल रचनाकारों के जीवन परिचय से संबंधित नहीं होता। केवल उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का उल्लेख कर देने से ही कोई साहित्य का इतिहास परिचय दिया जाता है। उनमें यही सिद्धांत होता है कि कवियों के जीवन को, समय को आधार मान करके उनका विवरण दिया जाता है, जबकि इनमें युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में भी कवियों की प्रवृत्तियों का विवेचन होना चाहिए। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं के जो इतिहास ग्रंथ हैं वो इस कालानुक्रमी पद्धति पर ही लिखे गए हैं। उन्होंने लेखकों और कवियों के जो जीवन व्रत हैं, व्यक्तित्व है, कृतित्व हैं, उनका वर्णन उनके जन्म काल को आधार मान करके उस क्रम से व्यवस्थित कर दिया है। अगली जो पद्धति है उसका नाम है वैज्ञानिक पद्धति। यह पद्धति क्रमबद्धता और तर्कपुष्टता को लेकर के रहती है, यानी कि यहाँ विज्ञान अधिक कार्य करता है और जो साहित्य का एक जो दृष्टिकोण होता है भावात्मक, वह बहुत पीछे रह जाता है। वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष और तटस्थ होकर तथ्यों का संकलन करता है और उन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर देता है। इस पद्धति में भी वही दोष हैं जो प्रारंभ की दोनों पद्धतियों में हमने देखे। कालानुक्रम पद्धति भी जिस प्रकार जन्म को आधार मान करके कवियों का, लेखकों का व्रत प्रस्तुत करती है, उसी तरह से यह वैज्ञानिक पद्धति भी केवल तथ्य संकलन पर जोर देते हुए उसे पूर्णतः विज्ञान बनाने की प्रयासों में लगी रहती है। जबकि इतिहास, साहित्य के जो इतिहास ग्रंथ हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में व्याख्या और विश्लेषण की और प्रवृत्तियों को समझाने की, युगीन परिवेश को बताने की भी आवश्यकता होती है। अंतिम और चौथी पद्धति जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में प्रयुक्त होती है वह है विधेयवादी पद्धति। तीन शब्दों में बांधा है, यानी कि ये जो तीन जो शब्द हैं ये इस पद्धति की रीढ़ हैं: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। जाति से तात्पर्य यहाँ उस पूरे समाज से है, उसकी सांस्कृतिक परंपराओं से है, जिनका वर्णन इतिहास में होना चाहिए। वातावरण का तात्पर्य युग एवं परिवेश से है और क्षण विशेष का तात्पर्य यहाँ पर उन प्रवृत्तियों का, उन विशेषताओं का उल्लेख करना जो उस युग की महत्वपूर्ण देन है। इन तीन तत्वों को आधार मान करके विधेयवादी पद्धति में इतिहास लेखन का कार्य किया जाता है। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं को, तदयुगीन वातावरण एवं परिस्थितियों का वर्णन, विश्लेषण अपेक्षित होता है। हिंदी में इस पद्धति का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। उनके वर्णन और विश्लेषण और तदयुगीन परिस्थितियों को समझाने का जो तरीका हिंदी साहित्य में विकसित हुआ वह आगे चल करके बहुत ख्याति प्राप्त करता है। आचार्य शुक्ल ने कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण तदयुगीन परिस्थितियों एवं वातावरण के परिप्रेक्ष्य में किया है। इन चारों पद्धतियों के पश्चात हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन का वास्तविक जो प्रारंभ है वह 19वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। यद्यपि मध्यकाल में रचित वार्ता साहित्य यथा 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल आदि में अनेक कवियों के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय मिल जाता है, किंतु इतिहास लेखन के लिए जो एक बारीकी, जो एक विशेषता की आवश्यकता होती है वह इन वार्ता ग्रंथों में नहीं मिलती। और जिस विश्लेषण की, जिस व्याख्या की हिंदी साहित्य के कुछ जो प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हैं और इतिहासकार हैं उनके विवरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्व के हैं। सबसे पहला जो इतिहास ग्रंथ हमें हिंदी साहित्य में मिलता है वह एक फ्रेंच विद्वान ने फ्रांस में बैठे बैठे लिखा।
और उस विद्वान का नाम है गारसा द तासी। यह नाम हमें अच्छे से याद रखना है क्योंकि यह वह व्यक्ति है जिसने भारत से बाहर बैठे बैठे ही हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को फ्रेंच भाषा में लिखा। ये पहला ग्रंथ है। फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने सर्वप्रथम साहित्य का इतिहास लेखन का कार्य किया और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार de la literatura एंदुई हिंदुस्तानी। इतिहास ग्रंथ का नाम एक बार पुनः ध्यान से देख लीजिए, इस्तवार de la literatura एंदुई हिंदुस्तानी। इसे हमें अच्छे से याद भी रखना है। गारसा द तासी विद्वान हैं और इस्तवार de la literatura एंदुई हिंदुस्तानी उनका पहला इतिहास ग्रंथ है। यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। पहला भाग इसका 1839 में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू, एक और विशेषता इसकी यह है कि इसमें हिंदी के साथ साथ उर्दू के भी अनेक विद्वानों, अनेक कवियों के वर्णन प्रस्तुत किए गए हैं और ये सारे वर्णन, व्यक्तित्व और कृतित्व जो कवियों के प्रस्तुत हुए हैं वो वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर हुए हैं। यानी कि ए वर्ण से जितने भी कवि लेखक हुए हैं उनका परिचय दिया गया, ग्रंथ लिखा गया है। इस इतिहास ग्रंथ के पश्चात जो दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हमारे सामने आता है वह है शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर इतिहास लेखक हैं और शिव सिंह सरोज नाम से उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में इसे प्रकाशित कराया और यह बहुत ही वृहद इतिहास ग्रंथ है जिसमें लगभग 1000 कवियों के जीवन चरित्र, उनके परिचय, उनकी साहित्यिक कृतियाँ और उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। शिव सिंह सेंगर ने सर्वप्रथम हिंदी में इतिहास लेखन का प्रयास किया। इससे पहला जो गारसा द तासी का इतिहास ग्रंथ है वह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। यह दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, लेकिन हिंदी में लेखन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हिंदी का यह पहला ग्रंथ है। इसके पश्चात जो लेखन की परंपरा हमें मिलती है उसमें तीसरा और बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन का। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन कराया। विद्वान का नाम, इतिहासकार का नाम जॉर्ज ग्रियर्सन है और उनके इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह बहुत ही महत्व का ग्रंथ है क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही सर्वप्रथम हिंदी में काल विभाजन का प्रयास किया है। यह जो इतिहास ग्रंथ है यह अपने आप में स्वतंत्र रूप से इतिहास ग्रंथ के रूप में प्रकाशित न हो करके सर्वप्रथम यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका है उसमें विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। 1800 क्योंकि इस इतिहास ग्रंथ में केवल कृतित्व और व्यक्तित्व के कवियों के जीवन चरित्र को ही नहीं बताया गया, अपितु इसमें इतिहास को व्यवस्थित करने का, उसके काल विभाजन का भी प्रयास किया गया। इसमें हिंदी के कवियों को स्थान देते हुए पहली बार कवियों और लेखकों को काल क्रम में वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया और साथ साथ उस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला। यदि महत्व देखें इस ग्रंथ का तो सबसे अच्छी बात जो हमारे सामने आती है कि एक तो इसमें उर्दू के कवियों को ज़्यादा महत्व या ज़्यादा स्थान नहीं दिया गया, हिंदी के कवियों को इसमें स्थान मिला और काल क्रम में बांटने का प्रयास किया गया, साथ ही प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला है। ग्रियर्सन ने ही सबसे पहले भक्ति काल को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना और हिंदी साहित्य को हिंदी इतिहास का स्वर्ण युग कहा। यह बहुत ही महत्व की बात है, हमें ध्यान रखनी है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन किया उस काल विभाजन में भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है। आगे के ग्रंथों पर अगर हम विचार करें तो मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद
नाम से इतिहास ग्रंथ मिलता है। यह 4 भागों में बांटा गया है और इसमें 5000 कवियों के वर्णन मिलते हैं। यह बहुत ही विशालकाय ग्रंथ है, जिसमें पहले 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और पहली बार काल विभाजन का एक आधार मानते हुए उस आधार के को लेकर के इसके 8 काल विभाजन किए गए हैं। मिस्र बंधुओं की यह उपलब्धि रही है कि उन्होंने हिंदी भाषा के सभी इसके पश्चात हिंदी साहित्य के इतिहास में जो नाम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा है, उनका इतिहास ग्रंथ आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, जो कि प्रारंभ में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था और आगे चल कर के इसे अलग से पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित कराया गया। आचार्य शुक्ल ने सर्वप्रथम काल विभाजन किया और काल विभाजन का आधार उस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों को माना। युगीन परिस्थितियों को देखते हुए किस काल का क्या नामकरण होना चाहिए, वह नामकरण करने का प्रयास किया और एक उस काल की जो विशेषताओं को आधार लेकर के प्रवृत्तियों को मूल मानते हुए उन प्रवृत्तियों की विस्तृत व्याख्या और विश्लेषण किया। इन्होंने हिंदी साहित्य के जो लगभग 900,000 वर्षों का जो इतिहास है, उसे 4 कालखंडों में विभाजित करके उनका समुचित नामकरण करने का प्रयास किया। हिंदी साहित्य में अन्य प्रमुख जो इतिहास ग्रंथ और इतिहासकार हैं और उनकी कुछ जो विशेषताएं हैं, उनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जो कि छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में पूछ लिए जाते हैं अक्सर और बड़े महत्व के भी हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। यह 1938 में प्रकाशित हुआ और लगभग आचार्य शुक्ल को ही आधार मान करके लगभग उन्हीं तरह उनके ही जैसी व्यवस्थाएं देते हुए इन्होंने इस इतिहास ग्रंथ को लिखा है। केवल काल विभाजन और कालों के नामकरण में कहीं कहीं असहमति है। सबसे बड़ी जो विशेषता है वह यह है कि स्वयंभू हिंदी में समायोजित कर लिया है, जबकि इस मामले में आचार्य शुक्ल बिल्कुल तटस्थ रहे हैं और उन्होंने हिंदी के ही कवियों को हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान दिया है। अन्य महत्वपूर्ण विद्वान हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्वतंत्र रूप से कोई इतिहास ग्रंथ एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं हुआ, बल्कि अन्य जो 3 पुस्तकें बड़े महत्व की हैं उनकी। पहली है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और तीसरी है हिंदी साहित्य का आदिकाल। इन तीनों पुस्तकों में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्याख्यायित और विश्लेषित किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि आचार्य शुक्ल के द्वारा बहुत सारी जो अवधारणाएं दी गई थी, उन पर सबसे बड़े प्रश्न आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही उठाए गए हैं और कई मान्यताओं पर वह शुक्ल से असहमत नज़र आते हैं और उन्होंने बड़े ही तर्क के साथ उन मान्यताओं को खारिज करने का प्रयास भी किया है। विशेषता यह रही है कि नवीन सामग्री और नूतन दृष्टि के साथ इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का विश्लेषण किया है। शुक्ल जी के कई निष्कर्षों से असहमत हैं, जो मैंने अभी बताया भी आपको। अगला जो इतिहास ग्रंथ है वह है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। यह संपादित है नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा। हिंदी की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण संस्था है नागरी प्रचारणी सभा काशी में, जो कि हिंदी के लिए बहुत बड़े पैमाने पर हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों का, हिंदी की पुस्तकों का संकलन और संपादन का कार्य करती है। इस संस्था के द्वारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नाम से अगले जो विद्वान हैं वो हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, जो 1965 में प्रकाशित हुआ। गणपति चंद्र गुप्त ने वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किया है और सभी जो मान्यताएं हैं उनसे हट कर के अलग प्रकार से इन्होंने काल विभाजन किया है।
3 कालखंडों में विभाजित करके 3 प्रकार के काव्यों की रचना को इन्होंने स्वीकारा है। ये धर्माश्रित, लोकाश्रित और राज्याश्रित, इस प्रकार के 3 काव्य की रचना पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में मानते हैं। इनके पश्चात और भी ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, इस नाम से हिंदी का ग्रंथ लिखा है, हिंदी इतिहास का ग्रंथ लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य की भूमिका, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत, प्रभुदयाल मीतल का जो प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है वह है चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। परशुराम चतुर्वेदी ने उत्तर भारत की संत परंपरा, यह महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया जो कि राजस्थानी भाषा में और राजस्थानी साहित्य के लिए कार्य करते रहे, उनके 2 प्रसिद्ध ग्रंथ राजस्थानी भाषा और साहित्य और राजस्थानी पिंगल साहित्य, ये 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हमें मिलते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा और साहित्य नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास को समृद्ध किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, यह पुस्तक लिखी। और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी और बीए की तीनों कक्षाओं तथा एमए में हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने और समझने की दृष्टि से हमें इन इतिहास ग्रंथों का अध्ययन अवलोकन करना चाहिए। सबसे जो महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ थे उन्हें मैंने सर्वप्रथम पहली स्लाइड्स में बता दिया है, जिनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह हिंदी के लिए बड़ा ही आधार ग्रंथ का कार्य करता है। वर्तमान में यदि देखा जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास की एक महत्वपूर्ण पुस्तक डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल द्वारा संपादित है, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। यह भी बड़े ही महत्व की पुस्तक है जिसे विद्यार्थियों को अवश्य पढ़ना चाहिए। आज के व्याख्यान में इतना ही। हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने और समझने के लिए हमें जो इतिहास की परंपरा है और इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं उन्हें अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। आगे के जो व्याख्यान होंगे उनमें हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन, समय निर्धारण और कालों के नामकरण पर चर्चा होगी। धन्यवाद।